ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और क्विकली इंडियन मार्केट्स का चेक ले लीजिए। एक मजबूत कारोबारी सत्र, हालांकि एशियन पैक इंडिकेट कर रहा था कि आज मजबूती देखने को मिलेगी। एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर भारतीय बाजारों में भी मजबूत शुरुआत हुई। सरप्राइजिंग है एशियन मार्केट्स, एशियन इक्विटीज में जो मजबूती है। यूएस में हमने देखा था कल बहुत सीमित दायरे में, मेरे ख्याल से इस पूरे साल का अब तक का सबसे कम रेंज वाला सेशन था, बिल्कुल कंसोलिडेशन मोड में था। लेकिन एशिया में उत्साह इसीलिए था क्योंकि अटकलें बड़ी स्ट्रांग है कि अगले हफ्ते गुरुवार को ईसीबी की बैठक है, बड़ा सिग्निफिकेंट लिक्विडिटी इंजेक्शन शायद हो सकता है, पैसा डाला जा सकता है और उस होप में पूरा एशियाई पैक मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। उसी तर्ज में फिर सेंसेक्स निफ्टी 2.5% की मजबूती, निफ्टी में ऑलमोस्ट 50 अंक की मजबूती और 78-80 के लेवल्स के आसपास इस समय हम कामकाज कर रहे हैं। ध्यान रखिए आज एक्सपायरी का दिन है, नवंबर वायदा की एक्सपायरी होनी है और अब तक तो बड़े स्ट्रांग नोट पे लग रहा है। सीएनबीसी आवाज का ब्रोकर्स पोल भी इंडिकेट कर रहा था कि 7,900 के ऊपर ज्यादातर ब्रोकर्स मानते हैं, पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं एक्सपायरी होगी और शायद उन्हीं लेवल्स के आसपास अब भारतीय बाजार पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत भी होनी है। बहुत होप्स लगी हुई हैं कि आपकी स्क्रीन पर वो भी आते हुए इस शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत होगी। 23 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। हालांकि ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि बहुत स्मूथ सेलिंग इस बार भी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पोस्ट बिहार पोल्स का एटमॉस्फेयर है, जब अपोजिशन मेरे ख्याल से बड़ा चार्ज अप होगा। इंटॉलरेंस तो इस समय फ्लेवर ऑफ द सीजन है, तो उस पर बड़ा विवाद होता हुआ शायद आपको नजर आए। लेकिन बाजार होपफुल है। बीच में जिस तरह की अटकलें लग रही थी, वित्त मंत्री साहब जिस तरह से मुलाकात कर रहे थे अपोजिशन लीडर्स से जीएसटी को लेकर, तो अब तक तो बाजार मान के चल रहा है एक वॉश आउट सेशन होगा। लेकिन अब शायद होप जाग गई है कि शायद जीएसटी पास हो जाए। रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहा जा रहा है, शायद जीएसटी का 18% हो, बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन क्या वाकई पास होगा, बड़ा सवाल है, देखना होगा अपोजिशन किस हद तक एग्री करता है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई थी, आपको याद होगा सोमवार को हुई थी लैंड बिल पे। 14 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसमें से 3 मेरे ख्याल से कंटेंशियस इश्यूज थे, दिक्कत वाली बात थी जिसपे अपोजिशन की सहमति नहीं मिल पा रही थी। लैंड बिल को लेकर क्या निकल के आता है, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, तो उस लिहाज से ये शीतकालीन सत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन चलिए मैं इन सब चीजों पर डिटेल में आगे कार्यक्रम के दौरान बातचीत भी करूंगा। इनफैक्ट आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, विजय चोपड़ा साहब, समीर चौहान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे बाजार पे रुख क्या होगा, चाल क्या होगी। लेकिन इन सबसे बातचीत करने से पहले, बाजार और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने से पहले, एक स्टॉक जो फोकस में आया है वो है रिलायंस कैपिटल, जहां पे निप्पॉन ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% करने वाली है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिलायंस कैपिटल के सीईओ सैम घोष साहब। घोष साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। ये डील की तो आपने घोषणा कर दी है कि 26% से निप्पॉन स्टेक बढ़ाकर 49% कर देगा आपके लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में। कब तक ये ट्रांजैक्शन पूरा होने वाला है सर? We are delighted actually Nippon Life has decided to increase its stake from 26% to 49%. We signed the definitive documents day before yesterday, and we are awaiting regulatory approvals. We have to get CCI approval, FIPB and IRDAI approvals. Those will take about 2 to 3 months in which we should be able to complete it. However, in terms of transaction size, it's a 2,265 crore transaction, valuing the company at about 10,000 crores. And if you look at it in terms of embedded value also, it's nearly over 3 times embedded value. So it's a significant deal in terms of size as well as in terms of pricing. It's a significant deal. अभी जो आपने कहा 2,265 करोड़ रुपए के आसपास आपकी कंपनी पे आने वाला है, इसका इंड्यूस क्या होगा? क्या डेट या जो कर्ज है आपकी बुक्स में उसे कम करने की योजना, अगर हाँ तो कितना कर्ज इस समय है, कितना कर्ज रिड्यूस होने वाला है, इस पूरे पैसे का इस्तेमाल क्या डेट रिडक्शन में ही लगने वाला है? No, we want to expand our housing finance business. Our chairman at the last AGM mentioned that we want to expand this business at a significant rate because there's huge opportunity in the housing finance sector, especially on the affordable housing. So we will obviously, some funds will go towards that. Some funds will obviously go towards also reducing debt at Reliance Capital level. अच्छा, ये जो हाउसिंग फाइनेंस की बात करिए आप, जिस पे आप जोर देने की बात कर रहे हैं, इस समय आपके पोर्टफोलियो का कितना बड़ा वो कारोबार है, किस तरह से पैर जमाने की बात करी जा रही है वहां पे, और ये क्या पूरा पैसा, क्योंकि 2-2.25 हजार करोड़ रुपए के आसपास आने वाला है, तो इसका पूरा इंजेक्शन क्या हाउसिंग फाइनेंस कारोबार में होने वाला है? डेट रिडक्शन के कोई प्लान इस समय नहीं है सर? No, see, if you look at our housing finance today, the AUM is about 6,500 crores, and capital adequacy is at about 15%. This year, and by end of this year, we'll be above 10,000 crore AUM, and next year we want to increase it to 20,000 crores. So capital requirements will be fairly sizable, about 1,500 crores or so. Balance 1,000 crores obviously will go towards repayment of debt.
and that which is at Reliance Capital level. However, if you look at Reliance Capital level, our net debt to equity ratio is at about 1.8, which is a very healthy ratio. However, our intention is to bring it down to about 1.2, 1.3 times net debt to equity ratio. अच्छा, जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस है, इसमें तो बड़ी हरकतें सुनने को मिल रही हैं। दिग्गज जो बैंकिंग स्पेस की कंपनीज हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने हाल में घोषणा करी थी, मेरे ख्याल से एचडीएफसी ने भी घोषणा करी थी। बड़े दिग्गज ग्लोबल प्लेयर्स यहाँ पे पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। कंपटीशन क्या बहुत इंटेंस होने वाला है? बड़ी दिक्कतें होने वाली हैं? Now, if you look at in India, still life insurance is underpenetrated, and the opportunity is still there at a significant rate. And if you look at growth, also this year has again picked up, obviously based on unit-linked type products. So if you look at the bank-owned insurers, have obviously been doing a lot of unit-linked business. Our focus remains on traditional products, and we'll continue that focus. However, if you look at the corporate agency guidelines which have come out, that allows banks now to work with up to 3 insurers from 1st of April 2016. So based on that, we would also like to bring some banks into our fold so that will help also grow that channel. Because as a company today, we are an agency-driven company. We don't have bank partners, but we'd like to bring in 2-3 banks who will also help us grow. So going forward, I think growth rates for our company also would be in the range of 20 to 25%. And the market itself will grow. So though there is all the big players who are bringing in and the partners are bringing in capital, however, overall there's opportunity in the market, and the market will continue to grow. अच्छा, एक सवाल इससे पहले मैं आपको जाने दूं सर, चेन्नई को लेकर बड़ी खबरें थी। साउथ इंडिया में जिस तरह से आपदा आई, चेन्नई में बड़ा कहा जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम सिग्निफिकेंटली जंप अप हो रहे हैं, और अभी तो और बढ़ने की बात करी जा रही है। रिलायंस कैपिटल के केस में, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के केस में कितना एक्सपोजर है? कि आपको भी कुछ सिग्निफिकेंट सम डोल आउट करना पड़ेगा? नहीं, इसमें सी मेनली द क्लेम्स आर ऑन द नॉन लाइफ साइड. लाइफ साइड देयर हैव बीन सम क्लेम्स, बट for us, so far we haven't been intimated any claims from Chennai. But on the non-life side, obviously there will be some motor claims coming along already because of the floods, etc. So that we expect, and gradually we'll get to know in the next few weeks how much the total claims are. But obviously some claims have already started coming in. अच्छा, फाइनली एक और सवाल है। आपने कहा आउटलुक बड़ा अच्छा है, पेनिट्रेशन बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है ये मार्केट, तो ऐसा कुछ कंपटीशन नहीं है, पेनिट्रेशन बढ़ेगा इन प्लेयर्स के आने के बाद। किस तरह की ग्रोथ फिर मैं एक्सपेक्ट करूं लाइफ इंश्योरेंस कारोबार से? आपने कुछ प्रोजेक्शन बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन जरूर कर रखे होंगे सर। एक तो इंश्योरेंस का कारोबार, लाइफ इंश्योरेंस का, और ओवरऑल कंपनी ग्रोथ किस तरह की एक्सपेक्ट करूं? So if you look at for our company, for our life insurance business this year, we should grow at about 10%. Next year, as I said, because bank assurance will be opened up and corporate agency guidelines will change, we expect that growth rate should be at least 15 to 20% for the company, and for the life insurance company. But overall, if you look at Reliance Capital, anyway, we'll show growth of about 20%, which we have been showing consistently, both for top line as well as for profitability. ओके, घोष साहब बहुत बहुत धन्यवाद सीबी से आवाज के लिए वक्त निकालने को। कंग्रेचुलेशन, एक और अच्छी डील आपने क्लॉक करी है, और अब तो 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी के पास आएंगे। इनफैक्ट पूरा एडीजी पैक फोकस में रिलायंस कैपिटल जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, वो तो 1.25% के आसपास उछाल के साथ कामकाज कर ही रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशन आपको याद होगा, परसों का ट्रेडिंग सेशन, कल तो मार्केट हॉलिडे थी, परसों 9-10% के आसपास का उछाल था, आज भी वो स्टॉक 4.25% की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इसी लिस्ट में आप रिलायंस इंफ्रा को जोड़ लीजिए, रिलायंस पावर को जोड़ लीजिए, 1-1.25% के आसपास का उछाल वहां पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ साथ सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत भी करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और फोकस में आज फार्मास्यूटिकल पैक। 2 कंपनीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, निफ्टी का टॉप लूजर, 6.5% की कमजोरी। यूएस एफडीए का जो लेटर था वो पब्लिक हो गया है, काफी तीखे कमेंट्स हैं वहां पर, और उसका दबाव जी कंपनी झेलती हुई। इनिशियल नीजर रिएक्शन में पहले आता हुआ देखा था, 4400 के हाई से आज ये 3200 के नीचे कामकाज कर रहा है। दूसरा स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल, निफ्टी का टॉप गेनर, 4.5% के गेन्स हैं। जो इसकी सब्सिडी टैरो फार्मा थी, आपको याद होगा, टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए कहा जा रहा था रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स होंगे। अब एनालिस्ट ने कुछ कंसर्न जाहिर करे थे, उसके बाद खबर आई है कि वो नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स, और उसका फायदा, क्योंकि मेरे ख्याल से ट्यूसडे को इस साल के लोज पे कामकाज कर रहा था, उन लोज से सपोर्ट लेते हुए 4.5% का उछाल। लेकिन अब हमारे साथ शेयर बाजार पे बातचीत करने और आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए लॉक वेंचर के विजय चोपड़ा साहब जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इससे पहले मैं मार्केट का चेक लूं, मैं चाहता हूं 1-2 कॉलर्स से बातचीत कर लूं, अपने दर्शकों से बातचीत कर लूं। सबसे पहले हमारे पास योगेश जैन जी रतलाम से जुड़े। योगेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैंने एसबीआई 243 पे 500 शेयर बाय किया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा पे बाय करना चाहिए।
एसबीआई आपने 243 पे 500 शेयर खरीद रखे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदे कि नहीं खरीदे ये जानना चाहते हैं। तो विजय जी इन्हीं लेवल्स के आसपास एसबीआई खरीदा हुआ है। मैं योगेश जी ये लंबी अवधि के लिहाज से निवेश है? जी 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 सर। ठीक है, क्या करना चाहिए सर विजय जी? बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी करूं और एसबीआई अगर इसी लेवल्स पर है तो रखे रहूं पोर्टफोलियो में? डेफिनेटली एसबीआई तो होल्ड करना ही है, क्योंकि पूरे सरकारी बैंकों के क्षेत्र में यदि कोई मुझे स्टॉक अच्छा लगता है तो एसबीआई है। और निश्चित रूप से ये अगर कोई साल, 1.5 साल, 2 साल की अवधि तक रखेगा तो ये 350 के स्तर तक भी जा सकता है। अगर आप पूरे के पूरे बैंकिंग सरकारी बैंकों को देखें तो जो रिजल्ट्स पेश किए हैं या जो एसेट क्वालिटी है, मुझे लगता है एसबीआई की इट्स अ टैड बेटर देन अदर्स। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा दिग्गज बैंक है, मगर पिछली तिमाही में जिस प्रकार के रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किए थे, मुझे लगता है कि उसके चलते हुए मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूं इस स्टॉक पे, क्योंकि एसेट क्वालिटी की खराब ही हुई है और जो उनके ग्रॉस एनपीएस हैं, नेट एनपीएस हैं, वहां पर भी कोई खास रिस्पाइट देखने को नहीं मिला है। तो अगर सरकारी बैंकों के उसमें रहना है तो एसबीआई में रहिए। अगर आप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में आप आईसीआईसीआई ले सकते हैं। 250 260 के आसपास कभी भी आपको मिलता है तो आईसीआईसीआई इज अ बेटर ऑप्शन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जगह आप आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करें। ओके, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है एसबीआई में वो बिल्कुल सही है। विजय जी की टॉप पिक है पूरे पीएसयू बैंकिंग यूनिवर्स में। उस काउंटर में बैंक ऑफ बड़ौदा अवॉइडेबल है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक विजय जी बता रहे हैं उन पे आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ कनौदिया से नंद किशोर जी जुड़े। नंद किशोर जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी नमस्कार सर। दिल्ली से बातचीत कर रहे हैं ना सर? दिल्ली से सर। हाँ सर बताएं। हाँ जी नमस्कार सर। मेरे पास है अंबुजा इंडस्ट्रीज। हाँ जी हेलो। हाँ जी सर, पूछे सवाल पूछे, आवाज आ रही है बढ़िया। सर अंबुजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मेरे पास 200 शेयर है। 200 शेयर अंबुजा सीमेंट्स के हैं आपके पास? नहीं, अंबुजा इंडस्ट्रीज के। अंबुजा इंडस्ट्रीज के? हाँ जी। किस बात? और एक है इंडो अमेरिकन सीमेंट के 100 शेयर है। इंडो अमेरिकन सीमेंट तो मेरे ख्याल से विजय जी आप ट्रैक करते हैं क्या? नहीं, मैं दोनों ही कंपनीज को ट्रैक नहीं करता। सॉरी सर, अगर टेक्निकल जब समीत जी जुड़ेंगे हमारे साथ तो कोशिश करूंगा आपके दोनों क्वेरीज को सॉल्व करने की। इस बीच डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के कुछ स्टेटमेंट्स आते हुए एक्सक्लूसिव हैं। उनका कहना है कि जो यूएस एफडीए का लेटर आया है उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो प्रोसेस में है। जो ऑब्जर्वेशन साइट करी गई वार्निंग लेटर में वो स्पेसिफिक है उन फैसिलिटीज की जहां पे बातचीत करी गई है। कंपनी कोशिश कर रही है, तमाम एक्शन ले रही है ताकि अपना जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स है उसका बार बढ़ा सके ऑर्गेनाइजेशन वाइड लेवल पे। होपफुल है कि जो कदम उठा रहे हैं उसके बाद यूएसएफडीए के जो कंसर्न्स हैं उन पर वो खरे उतर पाएंगे और उन दिक्कतों को पूरा कर पाएंगे। कोशिश करूंगा हमारी एक्सपर्ट जो है सोनम मेहता वो हमारे साथ जुड़े आगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे रिस्पांस क्या है, कैसे लेना चाहिए बाजार को इसको। लेकिन चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी आपकी क्वेरी सॉल्व करने का सिलसिला जारी रहेगा। विजय चोपड़ा के साथ साथ समीत चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे और ब्रेक के बाद एक बार हेडलाइंस लेकर आएंगे। विदेशी बाजार के अच्छे संकेतों के दम पर घरेलू बाजार में भी तेजी। सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर, रियल्टी और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी। आज नवंबर वायदा के सौदों की कटान, ज्यादातर ब्रोकर्स को 7,900 के ऊपर एक्सपायरी की उम्मीद। थोड़ी देर में शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। जीएसटी जैसे अहम बिल पर होगी बाजार की नजर। संसद सत्र से पहले मूडीज की चेतावनी, जीएसटी जैसे अहम बिल पास नहीं हुए तो रुक जाएगा निवेश, बढ़ेगा डाउनग्रेड का खतरा। हीरो मोटो में आज बेन कैपिटल बेचेगी पूरी हिस्सेदारी। 2,570 से 2,600 रुपए में होगा सौदा। और वीडियोकॉन ने आइडिया को बेचा गुजरात और पश्चिम यूपी सर्कल का स्पेक्ट्रम। 3,000 करोड़ से ज्यादा में हुआ सौदा। वीडियोकॉन का शेयर 5% ऊपर। और मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज है। आधे % के आसपास के उछाल के साथ ट्रेड्स। ब्रॉडर मार्केट्स में भी बाइंग मोमेंटम है। मिड कैप्स आधे % के आसपास का उछाल, स्मॉल कैप्स में भी सिमिलर मूव्स देखने को मिल रहा है और मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है।
5:2 का रेशियो, हर 2 गिरने वालों के सामने 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूती के साथ, बढ़त के साथ हर निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। हाईलाइट है बैंक निफ्टी 2.5% के उछाल के साथ इस समय कामकाज करता हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बाजार के लिए बड़ा सपोर्ट है। बैंक्स के अलावा मेटल्स में हैवीवेट पॉकेट्स की बात कर रहा हूं। मेटल्स, और मेटल्स इसीलिए क्योंकि आपको याद होगा कमोडिटीज का जब हम चेक ले रहे थे तो तमाम बेस मेटल्स में आज बड़ा तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में, उसका फायदा मेटल इंडेक्स को मिलता हुआ। एफएमसीजी में आज खरीदारी है, दबाव में ऐसा कोई सेक्टर नजर नहीं आएगा। फार्मास्यूटिकल एक ऐसा पैक है जो ठंडा कामकाज कर रहा है, हालांकि फार्मास्यूटिकल में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन स्ट्रांग है। डॉक्टर रेड्डीज की जो तगड़ी पिटाई हो रही है इसीलिए आप देख रहे हैं फार्मा दबाव में, अदरवाइज सन फार्मा और कुछ और सिलेक्टिव फार्मा कंपनीज में आज भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो अच्छी अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है। और इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए अगला हफ्ता, और शायद उसी को यूएस मार्केट भी बचाने की कोशिश कर रहा है। यूएस मार्केट आज शाम को बंद है, कल एक छोटा सेशन यूएस में होगा थैंक्सगिविंग हॉलिडे के बाद, और अगला हफ्ता जो आने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोमवार को आईएमएफ शायद युआन को, चाइना की करेंसी जो है उसे रिजर्व करेंसी का स्टेटस दे सकता है, यानी कि स्पेशल ड्राइंग बास्केट में उसको इंक्लूड करा जाएगा। सिंबॉलिक होगा ये, लेकिन इसका मतलब होगा चाइना के युआन और चाइना की अर्थव्यवस्था को एक एलिवेशन, एक लिफ्ट अप मिलता हुआ नजर आएगा, दबदबा बढ़ेगा। फ्राइडे को यूएस में जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है, नवंबर की जॉब्स रिपोर्ट आएगी, बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आखिरी इंपॉर्टेंट डेटा होगा जिसके बाद यूएस फेड 15-16 की बैठक में कुछ फाइनल फैसला लेगा, तो उस रिपोर्ट पे सबका इंतजार है। थर्सडे को मैंने कहा था ईसीबी स्टिमुलस, थर्सडे को ईसीबी की बैठक है, उम्मीद ये कर रहा है बाजार कि ईसीबी बड़ा तगड़ा लिक्विडिटी इंजेक्शन कर सकता है, अर्थव्यवस्था जो डावाडोल हो गई है उसे सुधारने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। जैनेट येलेन की 2 स्पीचेस है, तमाम फेड के मेंबर्स की बहुत सारी स्पीचेस लाइन अप है अगले हफ्ते, बाजार उनमें क्यूज ढूंढने की कोशिश करेगा। और ओपेक की फ्राइडे को वियना में बैठक है, क्या प्रोडक्शन कट होगा या फिर स्टेटस को मेंटेन होगा, ये देखने वाली बात होगी सऊदी अरेबिया के रिसेंट बयान के बाद एटलीस्ट। हमारे साथ बाजार पे चेक लेने के लिए, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए चोपड़ा बने हुए थे, अब एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान जुड़े हैं। समीत, तगड़ा मूव आज, आधे % के आसपास का उछाल, क्या करूं, और लेग्स हैं इस मोमेंटम के? देखिए आशीष, लास्ट कुछ दिनों से अगर हम देखें तो निफ्टी की रेंज काफी छोटी हो गई है। पहले जो 200-250 पॉइंट की रेंज थी वो अभी 100-150 पॉइंट्स की रेंज बन गई है। ऊपर की तरफ अभी 79-10 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा, देखना पड़ेगा अगर निफ्टी उसके आसपास आता है तो उसकी प्राइस एक्शन कैसी होती है। ये लेवल अगर कन्विंसिंगली हम ब्रेक कर पाते हैं तो ये मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है, प्रॉब्ली टुवर्ड्स 7980-8000 ऑल्सो। बट अगर निफ्टी ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाए, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, तो वहां पे हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं डॉक्टर रेड्डीज की बात कर रहा था आज यही स्टॉक फोकस में 6-6.25% की पिटाई, बावजूद इसके कि इससे पहले 1000 रुपए झटक चुका था उसकी एफडी की डर के मारे, और अब वो जो वार्निंग लेटर की डिटेल सामने आई उसके बाद भी तगड़ी पिटाई हुई है। लेकिन हमने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के रिस्पॉन्स गॉज करने की कोशिश करी है, रिस्पॉन्स आया भी है। सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी है एज प्रॉमिस। सोनम, क्या रिस्पॉन्स है और क्या बाजार उस रिस्पॉन्स से खुश होगा? शायद नहीं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे हर तरह से यही कहने की कोशिश करी कि हम पूरी योजना बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, प्रक्रिया में है कि हम ये सारी जो दिक्कतें पाई गई है यूएसएफडीए की तरफ से उसको दूर करेंगे। लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं यूएसएफडीए की तरफ से ये बहुत ही कंसर्निंग है, क्योंकि इस तरह के सवाल उठाए गए थे कि कंपनी अपने प्लान्स में काफी सारे ऐसे नियमों का पालन नहीं कर रही है जो काफी अहम होते हैं, और जो 2 और प्लान्स के नाम सामने आ गए वो भी एक बहुत ही कंसर्निंग फैक्टर बना है पूरे एनालिस्ट में के वजह से। अब डॉक्टर रेड्डी की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें यह कहना है कि यूएसएफडीए जो भी कंपनी ने रेज किया, यूएसएफडीए ने जो भी कंसर्न्स रेज किए हैं वो उनको बहुत जल्द वापस जवाब सौंपेंगे, अपना रिस्पॉन्ड करते हुए दिखाई देंगे। उसकी पूरी प्रोसेस में है ऑलरेडी कंपनी। साथ ही हर एक फैसिलिटी को लेकर जो ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं उससे जुड़े जितनी भी दिक्कतें हैं उसको भी कंपनी यहाँ पर जांच कर रही है खुद, और यहाँ पर थर्ड असेस भी करेगी, थर्ड पार्टी असेसमेंट भी करेंगी, मतलब थर्ड पार्टी से भी इस पूरी प्रोसेस को दिखाया जाएगा कि किस तरह की दिक्कतें सामने पाई गई है। इसके साथ ही कंपनी कोशिश करेंगे कि अपना जो मैनेजमेंट सिस्टम की क्वालिटी है उसको बेहतर कर पाए। पूरी कोशिश में है कि जल्द से जल्द जितनी भी दिक्कतें पाई गई है उसका जवाब सौंप सके, और उनको लगता है कि जो भी दिक्कतें दवाओं को लेकर आएगी वो अपने इन दवाओं को दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफर कर देंगे, ताकि किसी भी दवाओं का जो एक यूएसएफडी अप्रूवल मिलना था वो कंपनी का रुक ना जाए, और कंपनी की जितनी भी आय में दिक्कतें आए वो भी ना आए। चलो, तो रिलीफ शायद ना आए रिस्पॉन्स के बाद। सोनम की बात सुनकर ये लग रहा है, और दिक्कत ये है कि ये जो वार्निंग आई है, डर ये है कि इंपोर्ट अलर्ट में तब्दील हो जाएगी, इसकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
दूसरी दिक्कत की बात कि बाकी रेगुलेटर्स जैसे कि यूके का MHRA है, वो शायद इस वार्निंग लेटर से क्यों लेते हुए नजर आए, वो भी शायद रिस्पॉन्ड करते हुए नजर आए। तो ये सब दिक्कतें हैं, लेकिन 1200-1300 रुपए के आसपास की पिटाई 4400 के हाई से। विजय जी, क्या खरीदारी करूं, हिम्मत जुटाऊं, निबलिंग करूं, हल्की खरीदारी के मौके ढूंढूं, या अभी भी डर बहुत है, दूर रहना चाहिए? देखिए, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, हालांकि मैंने एक बाय रिकमेंडेशन दिया था करीब 3200-3300 के लगभग, और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और वेट करना चाहिए और लेट द कंपनी क्लियर एयर। और अगर ये स्टॉक 3300 के ऊपर चलता है, मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग रिवाइवल होगा इस स्टॉक का और करीब दोबारा से 4000 के स्तर पे जा सकता है। दिग्गज कंपनी है हमारे देश की डॉक्टर रेड्डीज, और मुझे लगता है कि द कंपनी हैज द पोटेंशियल टू रिकूप बैक। ऐसा पहले प्रॉब्लम वोकहार्ट के साथ भी हुआ था और अलग अलग कंपनीज के साथ टाइम पे होता रहा है। मगर मुझे लगता है कि अगर ये थोड़े से भी अपने प्रोसेसेस में बदलाव करेंगे, प्लांट्स में, और जो ग्लोबल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करेंगे, तो संभवतः ये वापस आएगा। और इट्स अ वेरी स्ट्रांग कंपनी अदरवाइज, सो होपफुली अगर ये 3300 के ऊपर चलता है तो वहां से आप एक बार बाय करके चल सकते हैं। चलिए, अब तक ऐसी खबर नहीं आई है अलर्ट लेटर के बाद या फिर डिटेल सामने आने के बाद कि कुछ रिकॉल होगा, कुछ शिपमेंट्स वापस बुलाए जाएंगे। अब तक ऐसा कोई कदम डॉक्टर रेड्डी उठाने वाली है, इस बात के कोई संकेत नहीं आए हैं। लेकिन चलिए, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, खासतौर पर इंडिया ग्लाइकोल, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और HDFC इन शोरों पर बातचीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक स्टॉक आप रडार पर आना चाहिए, DLF अब 5% की मजबूती। प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और साथ में अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके रेंटल एसेट्स का कोई सूटर या खरीदार जल्द मिलने वाला है। इनके हाइस के आसपास कामकाज। लेकिन चलिए, सिकंदराबाद से हमारे साथ महेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेट का शेयर खरीदा था मैंने शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, 100 शेयर खरीदा था, 284.7 से खरीदा था सर। शॉर्ट टर्म के लिए आता, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था महेंद्र जी? स्टॉप लॉस नहीं लगा था सर मैंने उस समय। चलिए ठीक है, लॉसेस ज्यादा हो गए, 50-60 रुपए के आसपास। ओके, यही स्टॉक है पोर्टफोलियो में? तो इंडस्ट्रीज। कौन सा? रिको ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिको ऑटो? हाँ जी। ओके, रिको ऑटो में कितने में खरीदारी हुई है सर? उसका 1200 शेयर है सर, कि 46 रुपए के भाव पर है, तो आपकी बाइंग के आसपास रिको ऑटो है। ठीक है, समित क्या करना चाहिए? REC 40-50 रुपए का लॉस हो गया है, शॉर्ट टर्म का ट्रेड था, अब ये लॉसेस तो हो गए, मिनिमाइज कैसे करूं? खरीदारी और कर लूं इस स्टॉक में एवरेज प्राइस कम करने के लिए, या निकल जाऊं या बने रहूं? और रिको ऑटो इनकी बाइंग के आसपास है। देखिए आशीष, रिसेंटली हमने PFC RSC दोनों में अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा है हायर लेवल से। ये पेन और थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है, अराउंड 215-210 तक ये करेक्शन हम कंटिन्यू देख सकते हैं REC में। बट यहाँ पे मैं एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। इन केस अगर ये स्टॉक 210-215 के आसपास आता है और इनके पास अगर सरप्लस फंड्स है तो ये यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, कीपिंग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बिलो 200 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और जैसे ही स्टॉक में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर वो सपोर्ट के आसपास आता है तो इसमें एक दमकम है कि ये वापस 245-250 के लेवल्स तक आए, तो शायद से उनका एवरेज कॉस्ट तभी निकल जाएगा और वो एग्जिट कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से लो लेवल्स के लिए वेट कीजिए और वहां पे अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखता है, सपोर्ट लेता है, तो वहां पे डेफिनेटली एवरेज करना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो आपने बोला रिको ऑटो, अगर हम इसकी ओवरऑल प्राइस मूवमेंट इन लास्ट फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स देखे तो ये स्टॉक ने थोड़ा एक साइडवेज मूवमेंट दिया है, अराउंड उनके कॉस्ट के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि 40-41 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहिए और ऊपर की तरफ 52-53 का लेवल्स अगर ब्रेक करता है तो इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट हम देख सकते हैं। ओके, चलिए, वैसे आप सब लोग 2-2 सवाल पूछ रहे हैं अपने 2-2 स्टॉक, कोशिश करें एक-एक सवाल पूछें अपना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरीज सॉल्व हो सके। हमारे जो टोल फ्री नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर लगातार आते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ सूरत से प्रणय बुधिया जी जुड़ रहे हैं। प्रणय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास यस बैंक है 100 शेयर @799। थोड़ा लॉस हो रहा है। यस सर। ये आपने ट्रेडिंग के लिए आज लिया था प्रणय जी? नो सर, लॉन्ग टर्म के लिए सर।
ओके, वैसे विजय जी बुलिश हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, लेकिन विजय जी जब आप कह रहे हैं बुलिश हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, तो क्या उस कड़ी में येस बैंक का नाम शुमार कर लूं? इनकी बाइंग से 50 रुपए नीचे है, क्या करें? देखिए, काफी करेक्शन हो चुका है येस बैंक में, और मुझे लगता है यहाँ पे अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो अगर कोई 15 से 18 महीने की अवधि तक इसको होल्ड करता है तो संभवतः 900 के स्तर पर भी दिखेगा। तो डेफिनेटली होल्ड करके चलिए इस स्टॉक में। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में एक अच्छा नाम, उभरता हुआ नाम है, और बैंक अच्छा एक्सपैंड भी कर रहा है, एसेट क्वालिटी भी ओवरऑल ठीक है बैंक की, तो मुझे लगता है कि आप होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो होल्ड कर सकते हैं येस बैंक, चिंता की बात ज्यादा नजर नहीं आती है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, दोनों एक्सप्रेस बार साथ बने हुए। ब्रेक के बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी, लार्सन एंड टूब्रो और साथ साथ आरसीएफ, माफ कीजिएगा, आरसीएफ और लार्सन एंड टूब्रो हमारे रडार पे रहेंगे, और साथ साथ आईटीएल का भी क्विकली एक अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हमारे साथ वाराणसी से आकाश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, और शायद आकाश जी के दो सवाल। आकाश जी, जो भी आपको ज्यादा अच्छा लगता है वो स्टॉक पे प्लीज एक स्टॉक पे सवाल पूछें। सर, ये जमुना ऑटो भी पूछना था मेरा। जामना ऑटो, ठीक है। हाँ, जमुना ऑटो। हाँ, कितने पे लिया है सर? 220 पे। ओके, कितने शेयर हैं? 100 शेयर है। तो ये अभी हाल फिलहाल ट्रेडिंग के लिए आज से लिया हुआ है या फिर लिया तो था लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल के लिए। हाँ। विजय जी, आप ट्रैक करते हैं जामना ऑटो? मैं देखता हूं स्टॉक इसको, और जो रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने, करीब 270 करोड़ का प्रॉफिट था, सॉरी सेल्स थी इस तिमाही में, और करीब 15 साढ़े 15 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट पोस्ट किया है कंपनी ने। मगर अब अगर एक साल पहले का रिजल्ट देखें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टैग्नेंसी है कंपनी में। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा आपको अपसाइड मिलता है और तो आप निकल सकते हैं। इसके बनस्पत अगर आप मदरसन सुमी को देखें तो वो एक वहां पे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे लगता है बहुत फेवरेबल है, वहां पर ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जमुना ऑटो मुझे लगता है 250 के आसपास जब भी आता है आप एक बार एग्जिट करके प्रेफरेबली यू कैन गेट इनटू मदरसन सुमी। ओके, तो क्लियर कट रहा है आकाश जी आपके लिए। जिन लेवल्स पे आप एग्जिट कर लें उसकी जगह उसके बाद उस पैसे को कहीं और यानी कि मदरसन सुमी में डालें। रिसेंट तगड़ा करेक्शन आया था उस काउंटर में, तो शायद आप रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अहमदाबाद से हमारे साथ नरेंद्र रबाड़ी जी जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। या वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, बताएं। L&T फाइनेंस है 600 at 70 के, और ICICI बैंक है 265 पे 200। 1 ईयर के लिए नजरिया है सर। एक साल का नजरिया है। L&T फाइनेंस और ICICI बैंक, समीत दोनों कैसे लगते हैं? L&T फाइनेंस बहुत समय से मूव ही नहीं करता है सर, अब मूव करेगा एक साल में? देखिए आशीष, जैसे आपने राइटली बोला कि ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया लास्ट कुछ 1 या 1.5 साल से। अगर हम इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो फिलहाल भी ऐसे कोई सिग्नल्स नहीं है कि ये मूवमेंट दे, ऐसे कुछ इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहा है। अगर स्टॉक की प्राइस मूवमेंट अच्छी खासी होनी है तो मेरे ख्याल से उसके लिए पहले वॉल्यूम्स पिक होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वॉल्यूम्स, एवरेज वॉल्यूम्स देख रहे हैं, कोई सिग्निफिकेंट राइज नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं लगता जब तक वॉल्यूम्स पिक होंगे ये स्टॉक में कुछ बड़ी मूवमेंट आएगी। फिलहाल तो इसकी एक ब्रॉड रेंज है 70-71, ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और लोअर साइड पे 62-61। तो अगर ये टाइम वाइज पेन नहीं लेना चाहते तो अगर ये स्टॉक ऊपर 71-73 अगर ये जोन में आता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। और अगर ICICI बैंक की बात करें तो डेफिनेटली ये बने रह सकते हैं। रिसेंटली एक अच्छा खासा करेक्शन आया, 270-260 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ICICI बैंक को। तो हमें लग रहा है कि इसके आसपास फिलहाल ये कंसोलिडेशन मोड में है, बट एक साल के व्यू से इसमें अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। ओके, हम लोग मदरसन सुमी की बात कर रहे थे, आपकी स्क्रीन पर फ्लैशेस चल रहे थे फोक्सवैगन को लेकर। ध्यान रखें, फोक्सवैगन की जब वो इंजन की गड़बड़ियों की बात सामने आई थी तब क्योंकि मदरसन सुमी के लिए बड़ा तगड़ा क्लाइंट है वो पूरा ग्रुप, इसीलिए स्टॉक में प्रेशर आया था। दूसरी दिक्कत की बात मदरसन सुमी के साथ ये थी, तब एमटेक ऑटो की बड़ी तगड़ी पिटाई हुई थी, बड़ा एक्विजिशंस करे थे, उसके बाद बैलेंस शीट पे बड़ा तगड़ा स्ट्रेस आ गया था। मदरसन सुमी भी ध्यान रखें इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव से बड़ा बिलीव करता है, तो इन स्पेसिफिक वजहों के चलते पिटाई हुई थी। अब वो कहा जा रहा है कि फोक्सवैगन जो गाड़ियों को रिकॉल कर रहा है, जो यूएस इंजन्स थे वही इंजन्स भारत में जो गाड़ियां बनाई गई थी वही इंजन्स का इस्तेमाल हुआ, तो शायद भारत में भी रिकॉल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मदरसन सुमी आज इस समय 0.5% की
मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन चलिए अब वक्त है आईटीएल के अपडेट का। ओके, तो आईटीएल के अपडेट आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले ट्रेडर्स में देखें कौन किस तरह के रिटर्न्स कमा रहा है। ज्योति कुशवाहा, कई बार नाम सामने आ चुका है, मैंने कई बार अपडेट किया और इनका नाम पढ़ा है। 185% के बीते एक हफ्ते में रिटर्न्स कमाते हुए। चैतन्य जायसवाल 180% बिल्कुल पास, और ये भी कई बार रिकरिंग विनर रह चुके हैं, तगड़े कंटेस्टर्स हैं, और 180-160% के रिटर्न्स। मंदार जी 160% के रिटर्न्स कमाते हुए। दिनेश कुमार 95% के आसपास के रिटर्न्स। महिलाओं का लीडरशिप बोर्ड आपकी स्क्रीन पर। ज्योति कुशवाहा ट्रेडर्स में आ गई थी, तो ऑब्वियसली यहां पे भी 185% के आसपास के रिटर्न्स इन्होंने कमा रखे, और वाइड गैप है नीलम, इंदु और फारुल के 20 से 33% के आसपास के रिटर्न्स हैं। तो बीते हफ्ते तो ज्योति कुशवाहा ने गजब के रिटर्न्स क्लॉक करें। कमोडिटी लीग में देख लीजिए किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। भावेश जैन 51% के रिटर्न्स, अर्चना, अंकित और नीरज कुमार खंडेलवाल 35 से 40-41% के आसपास के रिटर्न। सभी ने तगड़ा मुनाफा कमाया, 35 से 50% के बीच में सारे के सारे रिटर्न्स क्लॉक करते हुए। रैंक मूवर्स, और ये मेरे ख्याल से ट्रेडर्स का रैंक मूवर है। इंटरेस्टिंग, ज्योति कुशवाहा है, एकदम से स्लिप हो गई थी, 2440वीं रैंक, लेकिन बीते हफ्ते तगड़े रिटर्न्स और अब तीसरे पायदान पे पहुंचती हुई। वहीं राजेंद्र पालीवाल साहब 2600 के आसपास रैंक थी, 30% के पॉजिटिव रिटर्न्स और 17th रैंक में लीडरशिप बोर्ड में मूव करते हुए। कमोडिटी के रैंक मूवर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। भावेश धनराज जैन बीते हफ्ते 51% के रिटर्न, तो ऑब्वियस है लीडरशिप बोर्ड में पोजीशन जंप हुई, लेकिन जंप होते होते इस समय वो फर्स्ट पायदान पे बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ बाकी के चंद्रा, अश्विन और संधू साहब, इन सब के रिटर्न्स स्ट्रांग थे, और इन सब की पोजीशनिंग रैंक्स में देखिए किस तरह का फेरबदल देखने को मिला है। चलिए, ये तो आईटीएल का अपडेट था। एक छोटा सा ब्रेक, दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद हेडलाइंस, साथ साथ समीत से जानने की कोशिश करेंगे कोई ट्रेडिंग आइडिया इन लेवल्स के आसपास जहां पे मौके ढूंढे जा सकते हैं, और सवाल जवाब के सिलसिले पे कंटिन्यू करेंगे। विदेशी बाजार के अच्छे संकेतों के दम पर घरेलू बाजार में भी तेजी। सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर, रियल्टी और मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी। आज नवंबर वायदा के सौदों की कटान, ज्यादातर ब्रोकर्स को 7900 के ऊपर एक्सपायरी की उम्मीद। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू, जीएसटी जैसे अहम बिल पर होगी बाजार की नजर। संसद सत्र से पहले मूडीज की चेतावनी, जीएसटी जैसे अहम बिल पास नहीं हुए तो रुक जाएगा निवेश, बड़े डाउनग्रेड का खतरा। हीरो मोटो में आज बेन कैपिटल बेचेगी पूरी हिस्सेदारी, 2570 से 2600 रुपए में होगा सौदा। और वीडियोकॉन ने आइडिया को बेचा, गुजरात और पश्चिम यूपी सर्कल का स्पेक्ट्रम, 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा में हुआ सौदा। वीडियोकॉन का शेयर 5% चढ़ा। मजबूती के साथ कामकाज, और इस बीच में संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, वो विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। हालांकि ये जो 2 दिन में शुरुआती संसद का सत्र है, यानी कि गुरुवार और शुक्रवार, आज और कल का, उसमें ध्यान रखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन को कमेमोरेट करने के लिए 2 दिन स्पेसिफिकली स्पेशल सिटिंग रखी गई है। तो एक्चुअल कामकाज की शुरुआत शायद सोमवार से होती हुई नजर आए। ये संसद का जो शीतकालीन सत्र है 23 दिसंबर तक कंटिन्यू होगा। जैसे मैं हाईलाइट कर चुका हूं, ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि फिर से बड़ा इश्यू क्रॉप अप होंगे, शायद एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा ना हो। अपोजिशन बड़ा चार्ज अप है, बिहार में वो लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद जहां पे अपोजिशन ने एक गठबंधन बनाया था, महागठबंधन, उसके बाद काफी चार्ज अप जरूर होंगे। विजय जी जैसे हाईलाइट भी कर रहे थे, इंटॉलरेंस जैसे बड़े मुद्दे हैं जिस पे शायद हंगामा होता रहे, लेकिन बाजार होपफुल है, एटलीस्ट होपफुल इस बात को लेकर है कि कहीं जीएसटी पास हो जाए। इस बात की गुंजाइश ऑफ लेट बड़ी है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जीएसटी का वाकई पास होता है। जीएसटी पास होता है तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या रखा जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट होगा। विजय जी, बाजार में जो लोअर लेवल से मूव आ रहा है जीएसटी को लेकर, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या बाजार में काफी तक वो भी प्राइस इन हो रहा है इस भाव में कि शायद पास हो जाएगा? देखिए, डेफिनेटली जब भी सेशन स्टार्ट होते हैं, कोई भी पार्लियामेंट्री सेशन, तो बाजार में अटकलें लगाई जाती हैं, एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होता है,
और मुझे लगता है कि काफी प्रिकैरियस सिचुएशन है अभी। एक तरफ यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात है, जो 2 दिन पहले जीडीपी डेटा आया तो वो भी जो तक इस बात का है कि कहीं ना कहीं यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा सकते हैं। जॉबलेस क्लेम्स कम हुए हैं तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात हो सकती है। थोड़ा बहुत ग्लोबल लिक्विडिटी में फर्क पड़ेगा उसका, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि ये चीजें कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाएंगी। मगर इस जगह पर अगर आप बात करें 7875 पे बाजार अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है जीएसटी भी प्राइस इन नहीं है। अगर जीएसटी बिल पास होता है निश्चित रूप से हम 8300, 8200, 8300 पार करेंगे। तो जीएसटी बिल का पास होना ही मेरे हिसाब से 300 से 400 पॉइंट निफ्टी में बढ़ोतरी दिखाएगा। मगर हाँ, एक्सपेक्टेशन बिल्डअप है और अगर इन लेवल्स पर बाइंग बरकरार रहती है तो संभवतः हम तेजी देखें। एक और जो पॉइंट है मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एक रैली आती है जो कि यूएस फंड्स जो अपनी एनएवी दिखाते हैं दिसंबर में, क्योंकि उनका कैलेंडर ईयर चलता है जनवरी टू दिसंबर, तो उसको कई बार जैसे सेंटा रैली भी कहा जाता है। और तो प्रॉप अप हो सकता है कि वहां वो भी मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि मिड दिसंबर तक ये देखने को मिले, क्योंकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तो कुछ काम होता नहीं है, मोस्टली लोग छुट्टी चले जाते हैं। तो प्रॉबेबली हम लोग अगर जीएसटी भी आ जाता है और ये रैली भी आ जाती है तो प्रॉबेबली 82-8300 का स्तर भी हम जरूर देखेंगे। अच्छा, इस बीच कुछ इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पोजीशन पार्टी की तरफ से। एनसीपी का आया है कि वो जीएसटी बिल को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि इस शीतकालीन सत्र में ही जीएसटी बिल पास कर दिया जाए। मायावती की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के स्टेटमेंट आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई भी बिल जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा उसका वो पूरा समर्थन करेंगी। तो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, देखना होगा ये एक्चुअली एक्शन में तब्दील होते हैं, ये बिल विंटर सेशन में पास होता है, क्या वो दरें होंगी जीएसटी की, ये भी इंपॉर्टेंट होगा बाजार के लिए। लेकिन चलिए समीत, मैंने आपसे बिना पूछे आप टीज कर दिया था कि आपसे 2 पिक्स लूंगा सर। अब तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का कारोबारी सत्र हो चुका है, कहीं 1-2 स्टॉक ऐसे जहां पे एक्शन नजर आता है, जहां पे मैं ट्रेड कर सकता हूं, जहां पे पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूं सर? देखिए आशीष, इंडेक्स में लास्ट कुछ दिनों में इतनी खास मूवमेंट नहीं है, बट इंडिविजुअल स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो 2 ऐसे स्टॉक्स हो गए जो नियर टर्म में कंसोलिडेशन में उनमें ब्रेकआउट आया, प्राइस मूवमेंट वाइज हम अच्छी खासी मूवमेंट देख रहे हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स एक यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग लेवल पे है, तो यहाँ पे वो बाय किया जा सकता है। 564 का स्टॉप लॉस होगा और आने वाले 1 से 2 वीक्स के हमारे टारगेट होंगे 620 के। और सेकंड स्टॉक होगा प्राइवेट बैंकिंग में से इंडसइंड बैंक, वो ये करंट लेवल पे काफी इनकरेजिंग लग रहे हैं उसके चार्ट स्ट्रक्चर। तो आने वाले कुछ दिनों में हम 970 तक इसकी प्राइस मूवमेंट हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं और नीचे 895 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, चलिए तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स और इंडसइंड बैंक दोनों में खरीदारी करने की सलाह, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक यहां पे लूंगा, दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। साथ में आज कुछ लिकर कंपनीज में बड़ी हरकत है, खासतौर पे ग्लोबल स्पिरिट्स। परसों आपको याद होगा 20% के अपर सर्किट पे लॉक हुआ था वो काउंटर, कुछ लार्ज ट्रेड बड़े सौदे हुए और आज भी यहां पे 7% का उछाल है। यही नहीं, कई सारी स्पेस की कंपनीज में आज उछाल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल स्पिरिट्स के मैनेजमेंट से बातचीत करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने हाईलाइट करा था आज तमाम लिकर कंपनीज यानी कि शराब बनाने वाली कंपनियों में अच्छा उछाल है। ग्लोबल स्पिरिट्स आपकी स्क्रीन पर आया था, 7% का उछाल है। एमपी डिस्टिलरीज 10%, जीएम बेवरीज वापस 5% का अपर सर्किट, रैडिको, यूएसएल, इन सब में हम देख रहे हैं मजबूती के साथ आज के कारोबारी सत्र में कामकाज हो रहा है। खबर है ग्लोबल स्पिरिट्स को लेकर, जो मंगलवार को 20% का अपर सर्किट लगा था, तब एक लार्ज ट्रेड हुआ, काफी बड़े घरेलू नामों ने यहां पे खरीदारी करी इस कंपनी में। हमारे साथ अब इस कंपनी के आउटलुक पे बातचीत करने के लिए ग्लोबल स्पिरिट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर शेखर स्वरूप साहब जुड़े हैं। शेखर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या चल रहा है सर? दिग्गज निवेशक खरीदारी कर रहे हैं आपकी कंपनी में, क्या अच्छे दिन आने वाले? हाँ जी, अच्छे दिन तो जरूर आने वाले हैं। हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, इस साल नए प्लांट लगा रहे हैं। इस साल की जो रिजल्ट्स हैं पुराने प्लांट्स की, जो हमारे हरियाणा और राजस्थान में प्लांट्स हैं, वहां से भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो जो हमारा 360 डिग्री बिजनेस मॉडल है, जो बल्क अल्कोहल फ्रेंचाइज IMFL, मतलब दूसरों के ब्रांड्स जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे बॉटलिंग करते हैं, और हमारे खुद के IMIL ब्रांड, मतलब देसी मदिरा के ब्रांड्स, इन सब की काफी अच्छी रिजल्ट रही है। अच्छी रिजल्ट मतलब ये हम आमतौर पे कहते हैं कि इलेक्शन समय आता है तो डिमांड बढ़ जाती है, वाकई ऐसा होता है क्या, या फिर एक्चुअली डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है?
देखिए, ये परसेप्शन की बात है थोड़ी। सही में देखें तो जो बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, जहां हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन काफी बढ़ा हुआ है। पिछले कई साल से हम देखते आ रहे हैं कि मिनिमम 6 से 8% हर साल कंजम्पशन की। तो ये कंजम्पशन जो बढ़ रहा है इसमें क्या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी आप जैसे प्लेयर्स में बढ़ रही है, या फिर आप बेहतर रियलाइजेशन क्लॉक कर पा रहे हैं, बेटर प्राइसिंग कर पा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की? देखिए, हर मार्केट में अलग स्थिति है, डायनामिक्स है। हमारा जो इंडस्ट्री है, इट इज अ स्टेट बाय स्टेट इंडस्ट्री, रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो हरियाणा स्टेट में थोड़ा कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी है। राजस्थान में हमारे रियलाइजेशंस बढ़े हैं, हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है। राजस्थान इज बिकम अ वेरी प्रॉफिटेबल स्टेट फॉर अस। और अब आगे जाके जैसे ये मैच्योर मार्केट्स हो गए हैं, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ की जैसे मैंने कहा ग्रोथ रेट 6 से 8% के बीच में ही रहेगी। ग्लोबल स्पिरिट्स नए प्लांट लगाने लगा रहा है ईस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल। वो कब तक वो दोनों प्लांट कमीशन हो जाएंगे सर? कब शुरुआत होने वाली कामकाज की वहाँ पे? कंस्ट्रक्शन तो जारी है जी। उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रोडक्शन भी चालू हो जाए। अच्छा, एक सवाल इससे पहले मैं आपको जाने दूं सर। बड़ी अटकलें थी, M&A एक्शन बड़ा पिकअप होने वाला है स्पेस में, तमाम विदेशी कंपनीज इच्छुक हैं, हमने कुछ डील्स बड़ी बड़ी होती हुई देखी, उसके बाद अटकती हुई नजर आई हैं। जब अटकलें लगती हैं तो हर कंपनी पर अटकलें लगती हैं, तो आपकी कंपनी के सामने भी काफी अटकलें लगने लगी थी। क्या किसी कंपनी के साथ बातचीत, किसी तरह के करार, ऐसी कुछ योजना या हो रहा है कुछ ऐसा? नहीं जी, हमारा जो काम है वो है, जैसे मैंने कहा, 360 डिग्री business model. We are focused on growing all our 4 verticals of 360 degree, which means alcohol production and consumer-facing business. अभी तो हमने हमारे किसी के साथ चर्चा है नहीं कि any type of mergers और acquisition की। पर कोई योजना, क्योंकि आपने यूज करा, अभी तो कोई बात नहीं हो रही, इसका मतलब कोई योजना है? नॉट आउट ऑफ रेडार? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो टॉक्स एट ऑल, देयर इज नो ब्लिप ऑन द रेडार, टू यूज योर एनालॉजी। चलिए शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए। इनफैक्ट इथेनॉल, मैं ब्रेक में बातचीत कर रहा, समय है नहीं, इथेनॉल की डिमांड भी सर कह रहे थे बड़ी इजाफा देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब वो मिक्स करने के लिए फ्यूल्स में उसका इस्तेमाल होने लगा है, तो उसका भी फायदा शायद कंपनी को हो रहा है। लेकिन स्टॉक तगड़ी हरकत में, 2 दिनों में गजब के मोमेंटम, 28-29% के आसपास, 2 करोड़ सत्र में उछाल है। विजय जी, ये जो पूरा स्पेसेस है, आप क्या ट्रैक करते हैं? बहुत स्ट्रांग मूव्स आए। मुझे GM ब्रिवरीज एक स्टॉक याद है जो मल्टीफोल्ड जंप दिखाया बीते 1 साल में, तो 6-7 गुना मेरे ख्याल से बढ़ गया। कोई स्पेस में कुछ पसंद है आपको? देखिए, अगर मैं स्पेस की अगर बात करूं तो USL इज वन कंपनी विच आई ट्रैक रेगुलरली। ठीक है। तो USL में मुझे लगता है कि निवेश किया जा सकता है, मगर गिरावट में, जब स्टॉक्स बढ़ चुके होते हैं तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करना एक बेटर स्ट्रैटेजी है। जब भी बाजार में थोड़ा सा नजरिया मंदी का हो, तब अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करनी चाहिए। तो USL, आई वुड प्रेफर USL देन दीज कंपनीज। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स स्पेस का दिग्गज है, अभी नहीं, थोड़ी सी कमजोरी आए तो खरीदारी करके चलें। विजय जी, आपसे मार्केट्स पे, कुछ स्टॉक्स पे बातचीत हुई, सर को डिस्क्लोजर्स? जिन भी स्टॉक्स के बारे में हमने बातचीत करी है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, हमारे कस्टमर्स की जरूर हो सकती है। बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और आपकी स्क्रीन पर तमाम लॉजिस्टिक कंपनीज में उछाल। हम कह रहे थे बाजार की एक ही चीज पे नजर है, GST बिल, अगर वो वाकई पास होना है तो ये कंपनी इस फोकस में रहेंगी। और आज सेंटिमेंटल इंपैक्ट है, शायद वो शीतकालीन सत्र की शुरुआत होते होते गति जैसे स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर दिन के हाईज पे ऑलमोस्ट 5% के पॉजिटिव मूव के साथ कामकाज। छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ समीत बने हुए, ब्रेक के बाद स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल वाराणसी से राहुल जी का। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज 1880 शेयर, 116 की खरीद है समीत।
देखिए आशीष, ट्यूसडे को इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आया था, उसका नियर टर्म एक रेजिस्टेंस था 104, 105 से। इसने अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई थी आज थोड़ा सबड्यूड है, बट आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक दमखम रखता है कि ये मूवमेंट और थोड़ी एक्सटेंड हो 114, 116 तक, तो होल्ड की सलाह होगी। 98 का स्टॉप लॉस इसमें मान के चलना चाहिए। झुंझुनू से राजेंद्र जी का सवाल, गति लिमिटेड 250 शेयर 281 की खरीद। देखिए अनफॉर्चुनेटली इनकी कॉस्ट प्राइस काफी ऊपर की है, बट अगर हम ब्रॉडर व्यू से इनके चार्ट देखें तो इसमें जो रीसेंट करेक्शन आया है ऊपर की तरफ वो ऑलमोस्ट एक फिबोनाची रेशियोज के आसपास ही वो अरेस्ट हुआ है। तो हमें लग रहा है थोड़ा स्टॉक को एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस में है, तो यहाँ पे फिलहाल बने रह सकते हैं। जैसे 170 का लेवल क्रॉस होता है इसमें हायर डिग्री अप ट्रेंड मेंटेन हो सकता है। हावड़ा से इंदिरा जी का सवाल, अजंता फार्मा 20 शेयर 1350 की खरीद। देखिए अगर अजंता फार्मा की बात करें तो फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन मोड में है, बट हमें नहीं लग रहा है कि अभी फिलहाल ये 1700 के लेवल जो उसके रीसेंट हाइज है वो क्रॉस कर पाएगा। तो यहाँ से कोई भी बाउंस आता है तो मेरे ख्याल से वहां पे एग्जिट करना चाहिए और एक अभी फिलहाल के लिए 1300 का स्टॉप लॉस इसमें मान के चलना चाहिए। अलवर से अरविंद जी का सवाल, चेन्नई पेट्रो 500 शेयर 108 की बाई। काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने बाय किया हुआ है, फिलहाल तो ये बने रह सकते हैं। जैसे स्टॉक 200 का लेवल क्रॉस होता है इसमें 230, 235 तक की भी लेवल एक्सटेंड हो सकती है। फिलहाल बने रह सकते हैं। 160 का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। बंदा से सुनील जी का सवाल, प्रकाश इंडस्ट्रीज 500 शेयर 41 की बाई। देखिए स्टॉक में कुछ हम मेजर मूवमेंट नहीं देख रहे, वॉल्यूम्स काफी ड्राई है, तो यहाँ से कोई भी बाउंस आता है 34, 35 तक तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। री एंटर करना है जब भी ये स्टॉक 36 का लेवल क्रॉस कर पाता है तभी। मुंबई से अकरम खान, जोजीत BNP पारेबा 2200 शेयर 44 की खरीद। उनके कॉस्ट से थोड़ा नीचे है फिलहाल, तो ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है एक नैरो रेंज में। 36 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। जैसे इनकी कॉस्ट जो लेवल है वही एक रेजिस्टेंस है, वो लेवल क्रॉस करती है तो इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट टुवर्ड 50-52 आ सकती है। सूरत से मुदस्सर जी का सवाल, दुश्मन फार्मा 200 शेयर 160 की बाई। रिसेंटली हमने इसमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखा था हाई लेवल से, इन्होंने अच्छे लेवल पे लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर वापस ये 370, 380 तक बाउंस करता है तो वहां पे ये प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। आगरा से संदीप जी का सवाल, HDIL 1000 शेयर 98, 99 के लेवल्स पर बाई। ये ओवरऑल ये जो स्पेस है उसने अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 1-1.5 साल में। फिलहाल तो एक 80 का इसका मेजर रेजिस्टेंस है, पहले ट्रैक करना पड़ेगा कि ये 80 का लेवल क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर क्रॉस करता है तो इनके कॉस्ट के आसपास एक बार आ सकता है। फिलहाल ये बने रह सकते हैं। 60 का एक मेजर सपोर्ट लेवल है ये स्टॉक के लिए। ओके, चलिए तमाम स्टॉक्स पे कॉल आती हुई, लेकिन समीत इससे पहले मैं आपको जाने दूं, आज तो एक्सपायरी का दिन है, अब तो कुछ ही घंटे बचे रह गए। एक नंबर जहां पे आपको पैक करना हो एक्सपायरी, किन लेवल्स पे नजर आती है सर? देखिए मेरे ख्याल से ये मूवमेंट और एक्सटेंड होगी सेकंड हाफ में, हम और अच्छी खासी मूवमेंट देख सकते हैं। जैसे 7900, 7910 का लेवल क्रॉस होता है हमें अच्छी खासी हम एक्सटेंशन देख सकते हैं ऊपर की तरफ, बट फिलहाल अगर कोई मुझे लेवल देखना है तो मैं 7900, 7920 के लेवल देखूंगा। 7900, 7920 के आसपास, तो मौजूदा समय से तो अच्छा खासा 25-30 पॉइंट के आसपास के अपसाइड पे शायद एक्सपायरी नजर आती है। समीत बहुत धन्यवाद। मार्केट पे स्टॉक्स पे आपसे कॉल लिया, कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरा निजी निवेश नहीं है, बट यस हमारे क्लाइंट्स के इसमें पोजीशंस हो सकती है। चलिए बहुत धन्यवाद हमारे वक्त निकालने के लिए, और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कविता के साथ कमोडिटी राउंड।